नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि फिनांस मिनिस्ट्री है जो डेट एक्सटेंशन के लिए चुप्पी साधे हुए है। तभी एक लेटर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और ये लेटर लिखा है सीए एसोसिएशन सूरत। इनके तरफ से एक लेटर निर्मला जी को लिखा गया है। हम वो लेटर के जवाब का फिर भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी इस समय हम जानकारी लेंगे ये लेटर लिखने वाली जो एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट रशीद शाह सर और वो एसोसिएशन के सेक्रेटरी हार्दिक शाह सर। हम दोनों से आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये लेटर जो है ये इन्होंने क्यों लिखा और ये लेटर से उन्हें क्या क्या उम्मीदें है। तो सर रशीद सर और हार्दिक सर, हम आपका स्वागत करते हैं टैक्स जंक्शन में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो सर, ये जो हमने लेटर लिखा है एसोसिएशन को, ये लेटर का मतलब अचानक से एकदम हमने सोचा 31 दिसंबर के बाद हमने ये लेटर लिखा है। इतना देर क्यों हुआ अपने को लेटर लिखने को एग्जैक्टली? एक्चुअली हमने पहले ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन किया था बॉम्बे चार्टिंग सोसाइटी, कर्नाटक चार्टर्ड एसोसिएशन के थ्रू। ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन 4 एसोसिएशन मिलके किया था। फिर बाद में आप जानते हैं डेट एक्सटेंड भी किया। रिटर्न जो नॉन ऑडिट केसेस है उसका जो रिटर्न की जो डेट एक्सटेंड किया फ्रॉम 31 दिसंबर टू 10 जनवरी। और जो टैक्स ऑडिट एंड अदर ऑडिट्स है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट जो अदर ऑडिट्स है उसकी डेट एक्सटेंड किया 15 जनवरी। हमको लगा कि ये जो डेट एक्सटेंड किया है वो बहुत ही कम है, लुकिंग टू दी सर्कमस्टेंसेस, लुकिंग टू दी जो एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट का, स्टेक होल्डर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अदर टैक्स प्रोफेशन से, उनसे कंपेरिजन में जो डेट एक्सटेंड किया है एज इफ के भाई वी हैव बीन ट्रीटेड एज अ बेगर्स, कि भाई 10 दिन का डेट एक्सटेंड करने का कोई मीनिंग ही नहीं है एक्चुअली तो। एंड दैट इज वाई जो हार्दिक काकड़िया है उसने प्रपोजल रखा हमारी कमिटी में कि भाई हम एक ड्राफ्ट बनाए जोरदार, ये गवर्नमेंट को थोड़ा उनको लगना चाहिए कि भाई हमने जो किया है वो कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमने ये वापस रिप्रेजेंटेशन किया। सूरत चार्टर्ड एसोसिएशन जो है उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री को। हार्दिक भाई आप जरा ऐड करो उसके ऊपर थोड़ा। हमें इसीलिए लेट हुआ थोड़ा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी अत्याचार सहन करते करते घड़ा भर जाता है, तभी उसकी ज्यादा कंप्लेन की इफेक्टिवनेस आती है। हम कितने दिनों से सोच रहे थे कि ये लिखे लिखे, पर हम भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमें भी बहुत काम होते हैं। मैंने जो गिनतियां गिनवाई है दैट इज अ पार्ट ऑफ टोटल कैलकुलेशन जो हम हर रोज बरोज के काम में, जैसे जीएसटी ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, उसमें जितने घंटे डालते हैं उसका सम टोटल है। उतने टाइम में हमें ऐसा कोई टाइम मिला नहीं कि बीच में हम अलग से ऐसे रिप्रेजेंटेशन करें। ये जो रिप्रेजेंटेशन लेटर बनाया है उसको भी हमें ड्राफ्ट करने के लिए मेंबर से इनपुट मिले। मुझे काफी लोगों ने ओरली पर्सनली अप्रोच किया कि देखिए हार्दिक भाई ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है, ये साल तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो और गवर्नमेंट कुछ सुन ही नहीं रही है अपनी। तो हमें भी ये 31 के बाद इसीलिए किया क्योंकि हमें वो भी रात को जाग के करना पड़ा है। ये लेटर हमें दिन के टाइम में ऑफिशियली जो टाइम होता है उसमें हमने कभी नहीं बनाया। ये तो रात की नींद खराब करके हमें बनाना पड़ा है। तो आप समझिए कि कंप्लेन है, कंप्लेन करने के लिए भी टाइम चाहिए, लेकिन सर वो टाइम हमारे पास नहीं होता है। क्या हो रहा है एग्जैक्टली? अगर हम हर साल क्या होता है, जैसे ही ड्यू डेट आती है, मतलब ये सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसी भी चर्चा करते हैं, दूसरी साइड भी अपने को सुननी पड़ेगी कि दूसरी साइड में लोग ऐसी बात करते हैं कि सीए लोग जब भी ड्यू डेट आती है तब बोलते हैं कि डेट एक्सटेंड करके दो। हर साल का ये है, ये साल पैंडेमिक का बोल रहे हैं, इसके पहले भी लोग ऐसा बोलते थे। ये ऐसा क्यों होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से? जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू पास ऐसा नहीं होता है, वो ऑडिटी उनके अकाउंटेंट्स वो सब लेट देते हैं डिटेल। अभी हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म सेपरेट करने के लिए नहीं है कि किसका ब्लेम कितने तक है, किसको ब्लेम करें। तो ये पूरी जो प्रोसेस है ऑडिटिंग की,
वो बुक्स में और अपने अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में जो दिया गया है उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब उसको डाइसेक्ट करते हैं तो मालूम पड़ता है कि ऑडिटी का पोर्शन होता है उसके ऊपर ही हमारा डिपेंडेंट होता है। तो अगर कोई ऐसा चीज होता है जैसे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई पोर्टल बना दिया जिसके अंदर अनऑडिटेड फाइनेंशियल्स को आपको ये तारीख तक चढ़ा देना है, तो मालूम पड़ेगा ना कि ये तारीख तक ऑडिटी कितना एक्टिव है, उसने क्या कर दिया। बाद में ऑडिटर्स को ये तारीख के बाद क्या ओपिनियन फॉर्म करना है, तो अलग अलग होने चाहिए, पर ऐसा कुछ अपने यहाँ है नहीं। बराबर है। पर इसीलिए पूरा ब्लेम ऑनलाइन, बराबर है, ऑनलाइन सिस्टम में इनके फॉर्म्स घड़ी घड़ी बदल रहे, यूटिलिटी बदल रही, ये भी चैलेंजेस है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा कि भाई पहले जो टैक्स ऑडिट की जो ड्यू डेट थी वो 31 अक्टूबर थी, कंपनी के लिए 30 नवंबर 31 दिसंबर तक थी, फिर बाद में 30 सितंबर कर दिया। पहले जो फॉर्म नंबर 3CD था वो सरल था, रिटर्न सरल था, फिर बाद में दे गो ऑन चेंजिंग द फॉर्म्स, changing the form number 3CD every year. Now it has been made hard and hard from year to year. Correct. Now compared to that, due date reduce किया 30 सितंबर को, तो ऐसा इसीलिए हर टाइम चार्ट अकाउंटेंट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को ड्यू डेट एक्सटेंड करने के लिए। तो जो 30 सितंबर है वो जो 6 महीना अवेलेबल है वो इट इज वेरी स्मॉल पीरियड। अगर आप क्वालिटी वर्क चाहते हो चार्ट अकाउंटेंट से, अगर बराबर डिस्क्लोजर चाहते हो रिटर्न ऑफ इनकम में फॉर्म नंबर 3CD, तो बहुत कमती टाइम है। दैट इज व्हाई सो ऑल द टाइम्स द एसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड टू गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द ड्यू डेट। मोर ओवर जो यूटिलिटी है, एक पहले तो एक फॉर्म चेंज करते हैं फिर बाद में यूटिलिटी वो डेवलप करते हैं, उसमें बहुत देरी लगाते रहे वो लोग, इसीलिए भी हर टाइम रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है टू एक्सटेंड द ड्यू डेट। ओके 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 ओके। वो लेटर में सर आप ड्यू डेट एक्सटेंशन का मांग रहे थे, मैंने देखा था कि आप एक पर्टिकुलर तारीख खत्म होने के बाद, मतलब 5 नवंबर तक जीएसटी ऑडिट होगा, फिर उसमें आपने डेट्स ऐड करे, फिर 31 दिसंबर जीएसटी ऑडिट 18-19, फिर उसके बाद आप बोल रहे हो कि मैं अगला काम चालू करूंगा, है ना, 31 मार्च तक मैं ये करूंगा, टैक्स ऑडिट करूंगा, उसके बाद में फिर जीएसटी ऑडिट का चालू करूंगा 19-20, ऐसा। मतलब आप ऐसा करके 7 अगस्त तक का आप मैक्सिमम डेट मांग रहे हो, है ना? तो यहाँ पे फिर सवाल आते हैं सोशल मीडिया पे कि दोनों डेट, दोनों काम साथ में क्यों नहीं कर रहे, कि जैसे टैक्स ऑडिट और जीएसटी ऑडिट 18 हफ्ता 14 हफ्ता ऐसा आपने कैलकुलेशन दिया कि थोड़ा थोड़ा 3-3 महीना का पार्ट करके हम एक्सटेंड करते जाएंगे, ऐसा थोड़ा थोड़ा साथ में हो सकता है, वो होता ही है जनरली, पर डेट 7 अगस्त की हो जाएगी ऐसा। हाँ, पर साथ साथ में ही होता है जनरली, बट ओवरऑल मेरा जो रिप्रेजेंटेशन था टाइमलाइन का, वो क्या था कि इतने मैन आवर्स चाहिए, मैन आवर्स के बेसिस पे कैलकुलेशन है। तो आप कभी भी करो, ये आगे पीछे करो, किसी के बीच में जीएसटी ऑडिट ले लो, किसी का टैक्स ऑडिट ले लो, ऑडिट अगर लेथार्जिक है तो उसका ना भी हो, वो भी हो सकता है, कोई कोई ऑडिट पेनल्टी भी फेस करे। पर ओवरऑल में देखो तो अगर सभी आइडियल कंडीशन में अगर देखें कि सभी एसएससीज का डेटा अपने पास अवेलेबल है और ऑन अ सिंगल गो करना है, तो इतना टाइम हमें चाहिए होता है, कंसीडरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द करंट फाइलिंग्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 14 हफ्ते जीएसटी ऑडिट के लिए आपने पकड़े हैं और 18 हफ्ते आपने टैक्स ऑडिट के लिए पकड़े, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कैलकुलेशन, और जो दिमाग यूज किया है ना, हर एक चीज उसमें कवर करी, बहुत मेहनत नजर आई थी। सर इसमें आपने एक वर्ड यूज किया है, बहुत हार्श लगता है पढ़ने वाले को, वो है टैक्स टेररिज्म। टैक्स टेररिज्म का मतलब क्या है आपके हिसाब से, एग्जैक्टली क्या है मतलब ये? जब मोदी गवर्नमेंट आई थी सत्ता में, तो भाई वो बोलते हैं कि ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस, पर ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस तो रहा ही नहीं, क्योंकि 2017 में जीएसटी के प्रोविजन आए, फिर हर टाइम जीएसटी का प्रोविजन आने के बाद हर डेली हमने लिखा है कि डेली एक नोटिफिकेशन आया है। तो वो जीएसटी की बात करते हैं भाई गुड्स एंड सिंपल टैक्स, तो सिंपल टैक्स जैसा रहा नहीं। वो इनकम टैक्स में भी हर टाइम रिटर्न
बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया, फॉर्म नंबर 3CD भी बना दिया। चलो बराबर है भाई, आपको इन्फॉर्मेशन टैक्स चाहिए, डिटेक्ट हाँ, करने के लिए, टैक्स इवेजन डिटेक्ट करने के लिए करना चाहिए गवर्नमेंट को, बट एट सेम टाइम क्वालिटी वर्क आप अगर चाहते हो तो टाइम भी देना चाहिए। राइट राइट राइट। तो वो मेन चीज है कि टैक्स टेररिज्म यूज क्यों किया, कि बार बार आप चेंजेस क्यों करते हो, जो हो एक वंस फॉर ऑल चेंजेस कर दो। आपको मालूम है कि भाई इकोनॉमी कैसी है, आप कितने सालों से, आपका माइंडसेट भी मालूम है इंडियन सिटीजन का, तो वो बेसिस पे जो है वंस इन फॉर ऑल आप डेवलप करो जो भी चीज है वो। मतलब एक तरीके से सीए को ऐसे बांध के रख दिया, ऐसा बंधक बना के रखा है, आप दिन रात ऑफिस में ही बैठे रहो, हम घड़ी घड़ी चेंजेस करेंगे, आपको काम करना है, हम डेडलाइन देते तब तक काम करना है, इसलिए तो बंधक जैसा भी एक फीलिंग मुझे नजर आया वो लेटर में ऐसा। और दूसरा हमने एक लिखा है भाई रैमसन मनी जैसा है हाँ क्यों है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पहले जो था 1819 तक, ऐसा मैंने 1819 तक 271F की पेनल्टी थी अप टू 5,000 रुपीज, वो भी रिटर्न 31 मार्च के पहले नहीं भरे तो, एसेसमेंट या कंप्लीट होने के बाद आप रिटर्न भरेंगे तो 5,000 की पेनल्टी थी। उसकी जगह है फ्रॉम असेसमेंट 1920, sorry, from assessment 1819 they have introduced provisions of late filing पेनाल्टी, fee, हाँ 234F, अगर 31 दिसंबर के पहले आप रिटर्न भरे तो 5,000, उसके बाद आप रिटर्न भरे तो 10,000 लेट फीस, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है अपील की, अगर आपके पास रीजनेबल कॉज है फिर भी आपको फीस भरने की है कंपलसरी। 5 लाख की रिटर्न तक खाली 1,000 की फीस है, बाकी 5 लाख के ऊपर को आपको 10,000 रुपीज, दैट इज वेरी हार्श प्रोविजन। अगर आपने इतनी हार्श प्रोविजन रखी है, चलो रखी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टाइम कोरोना है, कोरोना का डर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का डर नहीं है, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड इन द ऑफिस। तो हर पूरा इंडिया में आप जानते हैं कि कर्फ्यू है, बॉम्बे में लोकल ट्रेन बंद है, तो कैसे काम होगा। तो जो नॉन ऑडिट वाले जो केसेस हैं उसको एक्चुअल में डेट एक्सटेंशन की ज्यादा जरूरत है, कि ऑडिट की जो पेनल्टी है वो अपीलेबल है, 271D की जो पेनल्टी है वो अपीलेबल है। लेट फीस के लिए आपको कंपलसरी है, मैंडेटरी प्रोविजन है 234F, बराबर। तो उसकी 10 जनवरी जो डेट एक्सटेंड करने का, इट इज नथिंग मेरे हिसाब से, दैट विल अफेक्ट वेरी एडवर्सली स्मॉल स्केल बिजनेसमैन, जो सीनियर सिटीजन है, जो स्मॉल इनकम अर्नर है, उसको इट विल हिट वेरी हार्ड। इसीलिए हमने रैमसन सब्सिडी यूज किया है कि भाई आप कंपलसरी लेते हो। ऐसे में 1819 तक लोग ऑनेस्ट थे और 1920 के बाद डिसऑनेस्ट हो गए, उसका मतलब ऐसा हो गया कि आपको भाई फीस लेने की है। पहले लोग जो है वो ऑनेस्ट थे, एक साल में आपको पहले 5,000 के पेनल्टी लेटर थे, वो भी 31 मार्च के बाद। फिर आपको ऐसा नजर आएगा लोग सब चोर है, हम आपको लेट फीस लेंगे, दैट इज वेरी बैड, करेक्ट करेक्ट, वेरी बैड। ये प्रोविजन ही हार्श है एक्चुअल में। तो मतलब ये जो अपना जो वर्ड है वो तो एटलीस्ट माइल्ड लगने लगा, जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया उसके बाद टेररिज्म का, लेकिन ये जो मोर मैं क्या बोलता हूँ, अगर डेट एक्सटेंड की है उसमें भी 234 का इंटरेस्ट तो लेते ही है वो लोग। राइट राइट, जो एक्सटेंशन डेट दिया है वो लोगों ने क्वालिफाई किया है, हम 234 का जो लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम का जो इंटरेस्ट वो लोग लेंगे ही। तो अगर इंटरेस्ट लेते हैं, लेट फीस लेते हैं, सब कुछ लेने का गवर्नमेंट को, वो भी कोरोना का टाइम पे जब भी ऑल दी बिजनेसेस हैव बीन हिट वेरी हार्ड। तो ये गवर्नमेंट की जो नीट पॉलिसी है इट इज वेरी बैड। उसमें भी आपने और एक सर इंटरेस्टिंग वर्ड लिखा है, उसका नाम है इनकम टैक्स फतवा। इनकम टैक्स फतवा ऐसा आपने एक वर्ड यूज किया, उसमें आपको और क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप? बस अभी हर रोज एक नोटिफिकेशन आता है जीएसटी में, नोटिफिकेशन या जीएसटी का सर्कुलर, ऑर्डर, ऑफिस इंस्ट्रक्शन, कुछ भी। तो उसमें क्या होता है कि काफी बार तो आगे का जो नोटिफिकेशन है उसको ओवरराइड करने के लिए, उसकी इफेक्ट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए अलग से आता है। फिर ऐसा नहीं है,
हम हमें ये उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये आते हैं एक साथ में आ जाते हैं तो, बट हमें भी एसएससीज को एडुकेट करना पड़ता है। एक बार एडुकेट किया पार्टी को, पार्टीज उसके हिसाब से चलेगी। और ये ऐसा माहौल होता है कि बहुत सारी पार्टीज को हमें कंटिन्यूअस फोन कर करके कि भाई ये ऐसा चेंज हुआ है, ऐसा ऐसा आप एडॉप्ट कर लीजिए। कितनी बार करेंगे? इसका भी कुछ तो लिमिट होना चाहिए ना। तो हर रोज एक नया फतवा आता है, वो फतवा हमें आगे एक्सप्लेन करना पड़ता है। वी फील लाइक वी आर अनपेड एजेंट्स कि भाई हमें ना कुछ कमीशन मिलता है, पर फिर भी उनकी प्रोडक्ट को हमें सेल करना है। ये क्या बात हुई? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उसमें आप एक इम्पोर्टेंट बात बोलते हुए नजर आए कि हम लोग नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट वैल्यू नहीं दे रहा, हमें जो चाहिए वो इज्जत गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही है, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। तो उस पे आपका क्या कहना है एग्जैक्टली? वो थॉट कहाँ से आया आपके मन में? ये थॉट इसीलिए आया है कि सिटीजन चार्टर जो आपने दिया है उसमें बोला है कि दे आर एक्सपेक्टिंग दैट द टैक्स पेयर विल बी ऑनेस्ट एंड दे विल कंप्लाई विद द प्रोविजन। एट द सेम टाइम दे हैव टेकन द अंडरटेकिंग कि हम भी जो टैक्स पेयर को बहुत अच्छी तरह ट्रीट करेंगे। ना प्रिजम्पशन क्या है, पहले प्रिजम्पशन क्या होना चाहिए कि टैक्स पेयर आर ऑनेस्ट, पहले तो वो होना चाहिए। आप ऐसे कोई भी आदमी को चोर नहीं मान सकते हैं, पहले आपको मानना पड़ेगा, आपको भरोसा देना पड़ेगा भाई ये दे आर ऑनेस्ट। फिर आपके पास कोई दूसरा कोई मटेरियल है, उसके बाद में यू कैन मेक द असेसमेंट। आप प्रिजम्पशन कर रहे हो गवर्नमेंट के भाई लोग जो है टैक्स पेयर है वो सब ऑनेस्ट नहीं है, और सिटीजन चार्टर अलग है, और आप जो ट्रीट कर रहे हो टैक्स पेयर में एक्चुअली दैट इज वेरी डिफरेंट। मैं तो ऐड करना चाहूंगा। जो थियरी एंड प्रैक्टिस में बहुत बहुत फर्क है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाई हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है वो परफेक्ट है, सही है। हार्दिक सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे इनकम टैक्स के अंदर ईमेल आईडीज हैं, सिंपल चीज है, ईमेल आईडी और फोन नंबर। वो सभी जो अपडेट करने होते हैं वो ऐसे किए जाते हैं जैसे कि हम फाइलिंग तो हम ही करते हैं, इनकम टैक्स का लॉगिन आईडी भी हमारे पास ही होता है, उनको भी मालूम है कि हम ही हैंडल कर रहे हैं। फिर भी जो मेल्स आते हैं तो एज इफ के अंदर कोई खजाना छुपा है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड आता है, या एक्स एक्स करके आते हैं। उसका क्या मतलब है? हमें भी कंप्लाइंस को स्पीड अप करना है, पर ये बोलते हैं कि ये आपकी नोटिस आई है, ये आपका डिमांड आया है। हमें उसको ट्रेस आउट करने में इतना टाइम चला जाता है। और ऐसा नहीं है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ये सबको ट्रैक करने के लिए, पर क्या वो सॉफ्टवेयर वालों को आमदनी करवाने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? क्योंकि जो जो चीज कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता है, गवर्नमेंट यूटिलिटी यूज करता है, ईमेल आते हैं, तो क्या उनको इजीली ट्रैक होना नहीं चाहिए? एक घर के अंदर 5 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर में से एक ही ईमेल आईडी दिया होता तो मालूम नहीं पड़ता किसकी डिमांड आई है। और सीए के पास तो काफी ऐसे क्लाइंट्स होते हैं। तो पहले तो जो टैक्स प्रोफेशनल है उसका आइडेंटिटी को उन्होंने एक मिथ बना के रख दिया है। एक्चुअल में उनको ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ, एक कॉपी टैक्स प्रोफेशनल को जाएगी, एक कॉपी आपके एसएससी को जाएगी। वो उन्होंने आज तक एक्नॉलेज नहीं किया, और उसके सामने 10,000 की पेनल्टी लगा दी है 271 जे की, तो वो आराम से लगा दिए कि टैक्स प्रोफेशनल ही जिम्मेदार होगा कुछ अगर किया तो उसने। और इसीलिए मुझे कहना है कि ये जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, तो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। उनको लगता है कि रिटर्न अपने आप फाइल हो जाते होंगे, जितने रिटर्न फाइल हो रहे हैं वो अपने आप टैक्स पेयर ही फाइल कर रहे होंगे। आज तक ऐसा बना नहीं है कि कोई टैक्स पेयर में कोई नोटिस आई हो इनकम टैक्स या जीएसटी के अंदर या एमसीए के अंदर और खुद उसने खुद सेक्शन वाइज रिप्लाई दे दिया हो। एक छोटा सा लाइन भी लिखना है तो भी नहीं लिख सकते वो लोग। उनको एड्रेस करना भी नहीं आता क्या लिखें, और फिर वो गवर्नमेंट हमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हम बिना बोले बात करें। हम ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं पूरा चक्कर चला रहे हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही चला रहे हैं, फिर भी वो लोग समझ नहीं रहे। तो ये तो हमारा पूरा उन्होंने नजरअंदाजी किया है उन्होंने। करेक्ट करेक्ट। आपने वो लेटर में और एक डेटा लिखा है कि सीए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट वो बीमार पड़ रहे हैं, कईयों को हाइपरटेंशन हो रहा है, कईयों को स्ट्रेस हो रहा है।
ये कौन सी है, मतलब आपके आसपास के सीए है कि एग्जैक्टली हम इसको कैसे इलेबोरेट करेंगे? मैं इसमें बताता हूँ। हमने हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन जब फॉर्म किया था उसके पहले ही हमारा एक मोटो था कि सबकी हेल्थ वर्किंग स्टैंडर्ड्स प्रॉपर होने चाहिए। वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? क्योंकि हमारे जो फाउंडर्स थे उनके अंदर ही ऐसी बीमारियां होने लगी थी कि उनको लगा कि ये सब काम करने से इतना इतना ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है क्या है। तो उसके लिए एक अवेयरनेस स्टार्ट किया था। हम हर साल एक एनुअल रिचुअल जैसा होता है, हर बार ऑडिट सीजन खत्म होने के बाद जनवरी में एक ये हेल्थ रखते चेकअप करवाते हैं, हैं, हेल्थ चेकअप कैंप चेकअप का वगैरह। हेल्थ चेकअप का एक प्रोग्राम रखते हैं टाइप करके। हम्म, तो वो जो डेटा आता है उसके अंदर से वो लोग हमें समराइज करके डेटा देते हैं कि इतने परसेंट का ये है, इतने परसेंट का ये अच्छा। डेफिशिएंट है। ओवरऑल डेटा एनालिसिस करके एक एक इंफॉर्मेशन नहीं आती है पर उसके समराइज करके आता है। तो उससे मालूम पड़ा कि ये तो कोलेस्ट्रॉल काफी सीए में है, विटामिन डी तो मेजोरिटी नियरली ऑल किसी में भी विटामिन डी अप्रोप्रिएट लेवल में नहीं है, सब में बहुत कम लेवल पे पहुंच गया है। और 12-13 उसके आसपास है एक्चुअल में। वो जो चाहिए माइक्रोग्राम्स वो मोर देन 30 माइक्रोग्राम्स का उनको चाहिए। ओके ओके, गॉट इट। ये अभी अभी जैसे हम देख रहे हैं किसान आंदोलन है, उसके ऊपर तो गवर्नमेंट कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहे, चुप्पी साधे हुए हैं, उन्होंने जीत ठान ली है। अगर सीए के केस में भी गवर्नमेंट ने ऐसी जीत ठान ली कि तुमको करना ही पड़ेगा, तुमको फाइन पेनाल्टी लेट फी भरनी ही पड़ेगी, तुम्हें आदत लगानी पड़ेगी, हम आदत नहीं बदलेंगे, तो ऐसे केस में अपना क्या स्टैंड रहेगा, क्या रवैया रहेगा अपना इस केस में? एक्चुअली गुजरात हाईकोर्ट में भी रिट हुई है, बॉम्बे हाईकोर्ट में तो वो रिट डिसमिस कर दिया। तो वो दूसरा तो कोई है नहीं, जो कोर्ट ही है सहारा भी बाद में। तो अगर गवर्नमेंट नहीं करेंगे तो अपने तो सब जो हम है वो सबको कोर्ट ही इम्यूनिटी करेगी। करनी पड़ेगी सारे सीए लोगों को। कोर्ट ही करेगी। हम्म, हम तो बार बार रिप्रेजेंटेशन करेंगे, गवर्नमेंट को कन्विंस करने का ट्राई करेंगे हर टाइम, हम्म, फिर भी गवर्नमेंट नहीं बदलेंगे कि तो क्या करेंगे फिर तो बाद में? करेक्ट। फिर तो भगवान ही जाने। नहीं, उसमें मैं ऐड करूंगा कि अगर ये चीज नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें क्या है, पेनल्टी एसएससी भरेंगे तो भरने दीजिए। अगर वो भरेंगे लास्ट में, ये क्या है कि रिलेशन खराब नहीं हो इसीलिए अभी हम ये चीज में पड़े हुए हैं कि एसएससी ऐसे नहीं है कि चोर है, ऐसे नहीं कि लेथार्जिक है, हमारे उनके साथ रिलेशन है। वो भी हमारे हमें फीस पे करते हैं, हमारा भी घर उनसे ही चलता है। करेक्ट। तो अगर रिलेशन खराब हो गए तो ये खराब होता है, प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखता है, सीईओ को गालियां देंगे। ये प्रोफेशन जो अभी तक वो काम करने का जो प्रोफेशनलिज्म है, उस जो काम लिया है पैसों के उसमें कुछ बात है ही नहीं एक्चुअल में। तो मैंने ये भी करेक्ट लिखा है, ये करेक्ट है करेक्ट। कमिटमेंट। जो काम लिया है उसके लिए एक बराबर है। कमिटमेंट होना चाहिए। हमारा कमिटमेंट यहाँ तक है। उसके बाद अगर ये लोग फिर भी पेनल्टी लगाते हैं तो लगाने दीजिए। हमें तो क्या है, हमारे पास जो मटेरियल है, हम ये मटेरियल तो अभी पब्लिक डोमेन में है। तो इंडस्ट्रीज के जो भी ट्रेड एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो आगे ले लेगी जो भी आगे टेकअप करना है वो। करेक्ट। मतलब इन शॉर्ट क्या है कि डेट एक्सटेंशन जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्लाइंट्स को चाहिए। और लेकिन इमेज ऐसी बनती जा रही है सोशल मीडिया पे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो डेट एक्सटेंशन मांग रहे हैं, टैक्स पेयर से उनको दिक्कत हो रही है, इसलिए सीए सामने आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अरे डेट बढ़ा दो। ऐसे एक्चुअली मुद्दे हैं। वो लेटर में मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ, लेटर में आपने लिखा है सूरती कोऑपरेशन, सूरती, ऐसा आपने एक ये यूज किया है, वो एग्जैक्टली क्या है, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो उस पर? हार्दिक भाई। Should I take? यस हाँ, यस। सुरती सुरती को नॉन कोऑपरेशन में क्या है कि हमारे यहाँ सुरती काफी चीजें बहुत फेमस है। जैसे खमन, लोचो और फाफड़ा जलेबी तो वो सब है ही। पर सुरतिया जो एब्यूजिव वर्ड होते हैं ना, सुरतिया गालियां, वो अच्छा। भी बहुत फेमस है। हम बात बात में कैजुअली टॉकिंग में भी ये करते हैं
जैसे ये एक है, वैसे एक हमने स्टार्ट किया कि भाई सुरती नॉन कोऑपरेशन। सुरती मीन्स ये पूरा जो सूरत का साउथ गुजरात का रीजन है, वहां पर अगर इनको हमें कोई ये सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो जब भी इनको आगे के जो भी स्कीम्स और पॉलिसीज जो इम्प्लीमेंट करनी है, उसके लिए हर बार हमारे पास कांटेक्ट होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोला जाता है कि आप विवाद से विश्वास है, ये दूसरी जो भी स्कीम्स हैं, एक विवाद से विश्वास नहीं, काफी स्कीम्स होती है, वो सब का लाभ लीजिए। एसएससी को ये बोलिए ये इम्प्लीमेंट करना है, हमारे को एडवांस टैक्स का कलेक्शन करना है, प्लीज एडवांस टैक्स के कितने थोड़ा ज्यादा भरवाइए, प्लीज करवाइए, ये करवाइए, वो सब हम बंद कर देंगे। टैक्स का जो करना है हम क्लाइंट को बोलेंगे, आप और टैक्स ऑफिशियल्स जाने, उनको डायरेक्टली अप्रोच कर लीजिए। अगर वो कन्विंस कर पाते हैं कि आज तक तो ये हुआ नहीं है, तो वो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए सुरती नॉन कोऑपरेशन मीन्स हम तो कोई कोऑपरेट नहीं करेंगे, वो साउथ गुजरात में पूरा कोऑपरेशन मिलना बंद हो जाएगा। अच्छा, सूरत के लोग किसी भी हालत में कोऑपरेशन नहीं करेंगे, आप कितना पेनाल्टी लगाओ, फाइन लगाओ, हम हमारे जित पे अड़ेंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से बराबर है। एक्चुअली गवर्नमेंट जो है डेट एक्सटेंड नहीं कर रहे और लोगों के ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम नहीं समझ रहे, क्योंकि जैसे इन्होंने लेटर में लिखा है कि एमएसएमई जो है उनके स्टाफ जो है वो काम पे नहीं आ रहे, सीए के का स्टाफ भी काम पे नहीं आ रहे, तो अभी ये दोनों का अलाइनमेंट कैसे होगा और काम कैसे होने वाला है। सही बात है सर, बहुत अच्छा लगा आप। हाँ सर बोलिए। मैं एक दूसरा ऐड करूंगा, कल का जी। लेटेस्ट डेटा आया है, ये जो भी रिटर्न्स फाइल हुई है, रिटर्न्स फाइल में 50% जो कंपनीज हैं उसमें 50% रिटर्न अभी तक नहीं फाइल हुई है। अच्छा। ये कल तक का डेटा है। एक्चुअल में जो वेबसाइट पे दिया गया डेटा और जो कल ट्वीट किया गया डेटा, वो दोनों में बहुत फर्क है। फिर भी मोटा मोटी पकड़े तो 50% रिटर्न अभी कंपनीज की फाइल नहीं हुई है। जो बिजनेस वाले हैं ITR 3 और ITR 5, उसमें भी अराउंड 38% फाइलिंग नहीं हुई है। तो हम बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप लगाओ पेनल्टी, देखते हैं क्या होता है। तो ये थे हार्दिक सर और रसेश सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें आपने जानकारी दी कि डेट एक्सटेंशन के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से। हम भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि डेट जरूर एक्सटेंड होगा, हम भी मुहिम छेड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।